हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन सीखी थी, आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा बेसिकली आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में मेन फोकस जो रहेगा हमारा वो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, बाकी फिर हम बॉइलिंग पॉइंट पे भी बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा मेन फोकस रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन की श्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिलेट करते टाइम। ठीक है, तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि वो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है। तो इसका मतलब ये है कि RCOOH जब आयनाइज होगा तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता होगा, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम का साइन दिखाया है, राइट। तो वो बनाएगा RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव। क्लियर? अरे भाई एसिड का क्या मतलब होता है? जो H पॉजिटिव दे एक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसने H पॉजिटिव दे दिया है। क्लियर हुआ? अब इसके ब्रेक होने की डिग्री को अगर हम जज करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो क्या होगा? ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही तो होते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में आपके पास आने वाला है RCOO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय RCOOH, राइट। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब Ka की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट वाली साइड ज़्यादा है इसका मतलब डिसोसिएशन ज़्यादा है, ज़्यादा H पॉजिटिव रिलीज हुए हैं। मान लीजिए मैंने आपको 10 मोल्स दिए हैं, आपने कहा सर 10 में से अगर 7 मोल्स ब्रेक होते हैं तो 7 H पॉजिटिव बने होंगे। 10 में से 10 हो जाते तो आप बोलते सर ज़्यादा एसिडिक है। अमाउंट तो मैंने सेम दिया है, ठीक है। किसी को मैंने 10 मोल HCl दे दिए हैं, किसी को 10 मोल एसिटिक एसिड दे दिया है, तो वो कहेगा सर 10 में से हमारे पास 7 H पॉजिटिव आ रहे हैं। HCl वाला बोलेगा सर हमारे पास तो 10 H पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जिसके पास 10 H पॉजिटिव आएंगे वो ज़्यादा एसिडिक, जो 7 रिलीज कर रहा होगा वो कम एसिडिक है। इसका मतलब कि ये वाला डिसाइड करेगा कि कितना ज़्यादा एसिडिक वो है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि सर इसका मतलब ये है कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। अब इनकी वैल्यूज जो होती हैं थोड़ी डिफ़िकल्ट सी होती हैं कि 2.8 इंटू 10 की पावर -8 इस तरीके की पावर्स में वैल्यूज़ होती हैं। तो उसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम एक इसको pKa के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हम pH लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा कि pH का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H पॉजिटिव। नहीं पता है तो देख लो। तो pH इज इक्वल टू -log ऑफ H पॉजिटिव होता है। ऐसे ही pKa इज इक्वल टू होता है -log ऑफ Ka। क्लियर हुआ? तो जो Ka की वैल्यू है उसका नेगेटिव लॉगरिथम निकाल कर हमने उसे किसके टर्म्स में रीड कर लिया? pK। अब जैसे pH की आप सिंपल वैल्यूज बोलते हो ना कि 2.5 3.5 3 4 इस तरीके की वैल्यूज़, तो इसी तरीके की सिंपल वैल्यूज़ अब किसकी आ जाएंगी? आपकी पावर ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसलिए Ka को हमने इसमें चेंज कर दिया। अब देखिए ये बेटा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि Ka बढ़ेगा, अगर Ka ज़्यादा होगा तो log Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव में, तो इसका वैल्यू मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज किसके लिए? pK के लिए। तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाओ या फिर pKa का ऑर्डर लगाओ, तो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि किस तरीके से आप आंसर कर रहे होंगे। अगर आपसे ज़्यादा एसिडिक बोला जाता है इसका मतलब उसकी pKa वैल्यू क्या है? कम। अगर बोला जाता है कि pKa वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब वो बहुत कम एसिडिक रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये तो रहा pKa के बेसिस पे कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं कि हम समझेंगे कैसे कि कौन ज़्यादा है एसिडिक है कौन कम। अब ये तो प्रैक्टिकल डेटा हो गया कि अगर हमें वैल्यू दे देगा तो हम वैल्यू देखकर बता रहे होंगे आंसर, बट अगर वैल्यू नहीं हो
तब हम आंसर कैसे कर रहे होंगे। तो चलिए इस बारे में सीखते हैं। चलिए तो यहाँ से अब हम समझते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के ए के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के ए। अब हम क्वेश्चंस में कैसे जज कर रहे होंगे उस बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये एसिडिक क्यों है उसके लिए हमें क्या करना होता है कि मान लीजिए आपके पास है CH3COOH जिसे आप एसिटिक एसिड कहते हैं, और दूसरा हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड ही है लेकिन एक Cl लगा दिया है अब हमने वहाँ पर हाइड्रोजन हटाकर, ये है तो ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये सिंपल एक एसिटिक एसिड है, राइट। अब आपने क्या देखना है, एसिड हो या बेस हो हम उसके कॉन्जुगेट्स की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर वो H पॉजिटिव दे तो वो स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात हमें बताएगी कि वो ऐसा करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। अगर CH3COH में से H चला जाए तो वो बनता है बेटा CH3CO नेगेटिव, अगर यहाँ से चला जाए तो ये बनेगा Cl CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। अब कंपैरिजन के लिए क्या करना है, हमें देखना होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो जल्दी से H पॉजिटिव देकर ये अचीव करना चाहेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपके ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा चार्ज है, आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आपके साथ ऐसे ग्रुप जुड़े होने चाहिए जो आपसे इलेक्ट्रॉन खींच सके। देखिए आप इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी कि आप उन्हें इलेक्ट्रॉन दे पाएँ तभी तो बैलेंस बनेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये है कि Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा। कैसा ग्रुप है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Cl अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I, इंडक्टिव इफेक्ट। तो Cl अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ CH3 है जो कि एक डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, आपको और कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर तो आपने बिगड़ जाना है। पहले से तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और तुम्हें दोस्त भी ऐसे मिल गए हैं कि वो भी तुम्हें खूब पैसे दे रहे हैं कि यार पैसे की कोई दिक्कत नहीं, ले हमसे भी ले ले, तो तुमने बिगड़ना ही है। या तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे कुछ बड़े भाई बहन हैं वो भी तुम्हें पैसे दे रहे हैं, रिलेटिव्स भी दे रहे हैं, तो फिर तो तुमने ख़राब ही होना है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो उसका कहीं पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अगर वो कहीं इन्वेस्ट हो रहे हैं तब आप बैलेंस कर पाओगे अपने आप को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन खींचने हैं बेटा। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि सर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करने वाला है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसी का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगे हो, तब हम कहेंगे कि उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ClCH2COOH जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू CH3COOH। अगर हम इसमें एक और Cl लगा दें, एक H हटाइए, एक Cl और बढ़ा दीजिए, तो बेटा आप बोलेंगे कि सर दो लोग आ गए हैं, सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट? -I। तो दो लोग आगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर एक और लगा देते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले लेते हैं, तब आप बोलेंगे सर अब तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन बहुत इजीली बाहर होगा, क्योंकि उसके बाद आने वाले चार्ज को स्टेबल करने के लिए तीन Cl हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं और -I इफेक्ट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो एसिडिक कैरेक्टर देखने के लिए बेटा आप लोगों को क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ अच्छे एग्जांपल्स की बात करते हैं जहाँ पर हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट भी इन्वॉल्व होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, इसको नोट कर लेंगे एक बार। चलिए तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने GOC आप लोगों को पढ़ाई हुई है, लेक्चर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढना, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, इनमें प्रॉब्लम आती है तो मैंने वहाँ पे उसका टाइटल भी ऐसा है कि क्लास 11th की केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th कि 11th का क्या जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे चीज़ें समझानी है तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर हम बात कर रहे होंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट में बात कर रहे होंगे सिर्फ सिंगल बॉन्ड की, यानी कि मैं आपसे बोलूँ बेटा कार्बन और Cl में
कौन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आप बोलेंगे सर Cl खींचेगा। तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा। तो अगर कोई सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है तो वो लगाएगा -I, जो डोनेट कर रहा होगा वो +I। अगर जेन्युइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, लोन पेयर में चेंजेस, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा, तो वो होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं अप्लाई करके एक बार। तो हमारे पास है इस बार बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, H हटा दिया मैंने, ठीक है, COH था, H चला गया। अब हमें देखना है कि ये किस तरीके से स्टेबल हो सकता है। अब सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कहीं पर भी लग सकता है और वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा बेटा। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। अगर आपके ज़्यादा क्लोज है तो आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, दूर है तो कोई फ़र्क, मतलब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा डिस्टेंस के साथ। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, जिसे रेजोनेंस इफेक्ट कहते हो, ये कहाँ पे काम करेगा, सिर्फ ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से आप बैठा लें कि अगर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस की बात करनी है तो आप बात कर रहे होंगे सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे लगा होगा तो आप सिर्फ किसकी बात कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने बेंजोइक एसिड पे कुछ भी नहीं लगाया है, तो अब हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब रेजोनेंस तो में आता है वैसे थोड़ा बहुत, है ना, पूरा रेजोनेंस तो नहीं पढ़ रहे हम क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे ये। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि सर आपने कहा था कि हमारे CO नेगेटिव को ऐसे लोग चाहिए जो इलेक्ट्रॉन खींच सके। सर बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जेन्युइनली वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हुए दे रहा है, यानी कि कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं कर रहा है बेटा, इसे अनस्टेबल कर रहा है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास है बेंजोइक एसिड, H हटा दिया मैंने तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देते हैं एक NO2 ग्रुप। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, नाइट्रोजन पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो अभी तक आपने देखा कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा था कार्बन को, अब क्या होगा, अब सर विड्रॉइंग ग्रुप तो नीचे भी आ गया है, तो नीचे भी तो रेजोनेंस चलेगा, तो ऑक्सीजन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन कहेगा प्लीज़ मुझे भी इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, तो बेंजीन रिंग कहेगी बेटा आप भी ले लो इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि अब बेंजीन सिर्फ ऊपर नहीं दे रही है इलेक्ट्रॉन, नीचे भी दे रही है। तो आपने क्या करा, पहले बेंजीन के सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर की तरफ जा रही थी, यानी कि कार्बन जिसको नहीं चाहिए थे इलेक्ट्रॉन उसको दिए जा रहे थे। अब NO2 लगाने से क्या हुआ कि पहले बेंजीन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा था, आपने थोड़ा सा कहा कि भाई एक और दे दे, सामने है उसको भी दे दे। तो इसका मतलब अब वो इसे ज़्यादा अनस्टेबल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब NO2 कैसा कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बात ये कि इफेक्ट कौन सा लगा रहा है बेटा, पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, ठीक है, देख रहे हो आप, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड शिफ्ट कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस मेसोमेरिक। समझ गए। तो जहाँ पर भी कंपाउंड में कोई लोन पेयर ना हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो सारे कौन सा इफेक्ट लगा रहे होंगे, -M इफेक्ट लगा रहे होंगे। तो विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ गया देखो, तो इसका मतलब ये वाला आपका ज़्यादा एसिडिक हो गया, राइट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास है बेंजीन है, चलिए डबल बॉन्ड दिखा देते हैं अगेन, और ऊपर लगा हुआ है COO नेगेटिव। अब आप लोग जानते हैं ये पहला वाला स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने, बेंजीन रिंग रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रही है, ले नहीं रही है, ठीक है, दे रही है रिंग को, लेकिन हमें चाहिए नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ले जाए। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर एक पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगा देते हैं OCH3, ठीक है, कौन सा, OCH3। अब आपने चेक करना है कि ये जो पैरा पोजीशन पे लगा है, पैरा पोजीशन पे देखते ही आपके जहन में आएगा कि सर ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो अभी देखो, अगर ऑर्थो और पैरा पे है तो मेसोमेरिक के लिए चेक करेंगे आप,
तो मैंने नेगेटिव मेसोमेरिक के लिए क्या कहा कि वो कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता होगा और अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इवन यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और तो बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा था, आपने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और कौन सा इफेक्ट से लगा रहा है? प्लस मेसोमेरिक। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रियल में दे दे तो प्लस मेसोमेरिक, ले रहा हो तो माइनस मेसोमेरिक। तो हमें नहीं चाहिए था, लेकिन और ऊपर से एक और ग्रुप ऐसा आ गया। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है इसमें आपका ये वाला, थर्ड वाले से भी ज़्यादा एसिडिक है ये, क्योंकि यहाँ तो डोनेटिंग ग्रुप आ गया, तो बेटा ये आएगा आपका लास्ट वाली कैटेगरी में। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो पहली बात, दो इफेक्ट देखने हैं आपने, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ देखोगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर लोन पेयर है, डायरेक्ट जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर है, तो वो हमेशा प्लस मेसोमेरिक लगा रहा होगा। अगर लोन पेयर नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो हमेशा नेगेटिव मेसोमेरिक लगा रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे NO2 की जगह आप CN लगा दें, देखें आपके पास है COH, चलिए CO नेगेटिव लिख देते हैं, यहाँ पे आपने CN लगा दिया। अब आपको देखने में लगेगा कार्बन आ गया सर, ये तो देखिए है ना, CN ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो फिर से क्या होगा, CN के बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -M इफेक्ट लगा रहा है। आई होप मैं -M के बारे में आपको क्लियर कर पाया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें बेटा आप लोग कोशिश करेंगे आंसर करने की कि ये इफेक्ट कौन सा लग रहा होगा। अभी मैं सब पैरा पोजीशन पे लगा रहा हूँ। NH2, तो सबसे पहला काम क्या है सर? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लोन पेयर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होंगे, तो इसका मतलब ये लगाएगा प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हुआ? बोलो यार बच्चों, आ जाएगा पहचानना? पहचान लोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं? प्लस मेसोमेरिक कौन लगा रहा है, माइनस मेसोमेरिक कौन लगा रहा है? नॉर्मली यही एग्जांपल आपके सामने होते हैं। NO2 और OCH3 तो फेमस है, तो गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम विड्रॉइंग ग्रुप के साथ खुश हैं या नहीं है, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप हमारी रिक्वायरमेंट है या नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर अप्लाई करके, फिर सारे इफेक्ट मैं और समझाता हूँ आपको, आप खुद चेक करके बताएंगे। चलिए, तो ये रहा एक एग्जांपल हमारे सामने, सभी में बेंजीन के ऊपर COH है और कुछ ग्रुप लगे हुए हैं। NO2 है, Cl है, Me है और OMe है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ अप्रोच करना मैं सिखा देता हूँ पहले आपको। तो बेटा सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेसोमेरिक इफेक्ट आप लोग चेक करें। तो मेसोमेरिक इफेक्ट देखने के लिए पैरा पोजीशन पे जाएंगे, तो सभी पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करने के लिए नेगेटिव मेसोमेरिक और प्लस मेसोमेरिक। प्लस मेसोमेरिक कब होता है? जब कंपाउंड जो एटम जुड़ा हुआ है उस पर अगर लोन पेयर हो, तो वो अपने लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका मतलब ये है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट लगाने वाला, रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। मिथाइल के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, CH3 है बेटा ये, यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट की। अभी हम लोगों ने देखा OMe, ठीक है, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप। तो सर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप है और प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा होगा। NO2 पे अभी हम लोग देख कर आ चुके हैं। NO2 को अगर हम ओपन करके देखें तो हम देखेंगे कि वहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो वो लगा रहा है -M इफेक्ट। क्लियर हुआ इतना? तो मेसोमेरिक आप लोगों ने पहचान लिया है। इस पे वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है कि अगर जुड़े हुए कार्बन पर ऑर्थो और पैरा पे ही, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। फिलहाल अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर कर लेना। तो बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट तो यही लगा सकते हैं, फिर ये तो लगाएगा नहीं। अब दूसरा इफेक्ट कौन सा है? इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट सिंपल किसके बेसिस पे देखा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है। सर कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो -I भी लगाएगा। Cl, कार्बन और Cl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींच रहा है, मेसोमेरिक के थ्रू डोनेट कर रहा है, राइट। CH3 डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? +I। कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ये लगा रहा है -I। सर अब कंपैरिजन कैसे करें? हम क्या बोलें कि OMe जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है या फिर विड्रॉइंग है? तो आपने क्या करना
हैलोजेंस को छोड़कर सभी में डोमिनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर कोई मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगाता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी, तो आपने उसका इंडक्टिव इफेक्ट चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने देखना है बस मेसोमेरिक, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक्सेप्ट फॉर दी हैलोजेंस, हैलोजेंस के लिए कौन सा इफेक्ट देखना पड़ेगा? -I, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट उनका ज़्यादा डोमिनेट करता है, वो जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, डोनेट करने के लिए नहीं। तो क्या करना है? मेसोमेरिक इफेक्ट ही देखना है सबके लिए, किसको छोड़कर? हैलोजेंस को देखकर छोड़कर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर NO2 का हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, Cl का इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आज मार्कर बहुत गिर रहा है, और यहाँ पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट ही देख रहे होंगे। तो चलिए फिर आंसर करिए, कौन ज़्यादा, क्या क्या ऑर्डर रहेगा फिर इसका? इनको नाम दे देते हैं हम, A, B, C, D एंड E। हम चाहते हैं कि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाए, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है इसमें? सबसे ज़्यादा एसिडिक जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हो, तो बेटा यही है NO2। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास B। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कहाँ हो रहा है? Cl वाले में है ना, -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो C आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं इन तीनों में, तो ये दोनों तो डोनेटिंग वाले हैं, एक बचता है फिर ये जहाँ पे डोनेट तो नहीं किया जा रहा है उनके कंपैरिजन में, तो ये आ जाएगा A। अब इन दोनों में आप देखेंगे कौन डोनेट कर रहा है ज़्यादा बेस्ट? ये डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है फिर ज़्यादा, क्योंकि डोनेट करने वाले तो चाहिए ही नहीं हमें, तो डोनेट करने वाले सबसे आखिर में आएंगे, E। तो ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। तो बेटा बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, अगर आप लोगों को बिल्कुल GOC का आइडिया नहीं है तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि फिर बिल्कुल भी ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। पहले आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए, फिर मैंने कोशिश की कि उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाए। तो चलिए कुछ और एग्जांपल बना के देखते हैं, अब आप लोग ऑर्डर लगाएंगे। अच्छा एक पॉइंट और समझा देते हैं हम आपको यहाँ पर, फिर उसके हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑर्थो इफेक्ट एक पॉइंट है छोटा सा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं उसके, क्योंकि बोर्ड से फिर बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ये है कि जब किसी कंपाउंड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आ जाए, जैसे COH है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आ जाए, जैसे Br आ जाए, CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए, ठीक है, और Br लिख सकते हैं, CH3, हेलोजेंस के सारे एटम्स आ जाएंगे। तो अगर ऐसे कोई एटम्स आ रहे होंगे तब आप कहोगे कि सर इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होगा क्या कि ये COH इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में जाने के लिए सभी को सेम प्लेन में होना ज़रूरी है, सेम प्लेन में होना ज़रूरी है। तो ये प्लेन से थोड़ा सा घूम जाता है। मतलब ये ऐसा है कि आपने कहा सर ये देखिए हमारे पास, ये मेरे हाथ में ही है सारे कार्बन, और ये COH भी यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है, आगे बिल्कुल टॉप पे COH लगा हुआ है, सब एक ही प्लेन पे एक ही हाथ में है। तो अगर ये सब एक ही हाथ में, तो बेटा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऐसे हो सकता है, मान लीजिए मार्कर जो है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये टॉप वाली फिंगर जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाए, ठीक है, ऐसे ही चली जाए अलग, तो अब आप बोलोगे सर यही सब प्लेन में है, नीचे वाला प्लेन में नहीं, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मार्कर जो है ऊपर वालों में घूम सकता है, नीचे नहीं जाएगा। तो रिपल्शन की वजह से COH प्लेन से हट जाता है। प्लेन से हटने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये जो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन दे रही थी ना COH को, हमने देखा था बेंजीन रिंग जो है COH को इलेक्ट्रॉन दे रही थी, और हमें तो चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो इसका मतलब हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है कि बड़ा डोनेटिंग ग्रुप अब हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमेशा, अब समरी क्या है, ऑर्थो इफेक्ट जैसे ही मिला, COH की इस पोजीशन पे कोई भी बल्की ग्रुप मिले, डोनेटिंग हो या फिर विड्रॉइंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका एसिडिक करेक्टर उन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्या है ऑर्थो इफेक्ट में? अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल मिलता है, चाहे डोनेटिंग हो विड्रॉइंग हो, कुछ नहीं देखना है आपने, देखना ऑर्थो पोजीशन पे बल्कीनेस आ गई है, तो आप बोलेंगे कि सर उसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए तो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो अगर आप बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस करने की कोशिश करें तो आप इस एग्जाम्पल को छोड़ भी सकते हैं, जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखने में, वो उसको ध्यान से देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों से बोला था कि हमें मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन को भी अगर मैं बोलूँ तो बेटा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे CH3 हमारा ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, और ये
पैरा पोजीशन पे लगा है, इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहे होंगे। तो ऑर्डर ये होता है सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक, उससे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि COH और CH3 आ गया, देखो बल्कि ग्रुप आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बल्कि ग्रुप आ गया है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो वही होने वाला है, तो सबसे आगे रखोगे आप B को। अब इससे भी ज़्यादा देखिए, सब जगह डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इसके पास कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो आपको लगा होगा सर ये होना चाहिए था, लेकिन उससे भी ज़्यादा यही रहेगा। उसके बाद आएगा आपका A। अब इसमें चेक करते हैं, एक मेटा पोजीशन पे है, एक पैरा पोजीशन पे है। अब देखने में तो ये लग रहा है हमें कि ये CH3 जो है मेटा पोजीशन पे है, तो ये तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, +I लगा रहा होगा, लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू दे रहा है। तो बेटा ये वाला आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी डोनेटिंग एबिलिटी क्या है, ज़्यादा। तो हमारे पास आना चाहिए पहले C और उसके लास्ट में आएगा हमारे पास D। क्लियर हुआ? इसको बिल्कुल मेसोमेरिक की तरह समझो कि सर यहाँ पे सिर्फ +I लग रहा है, यहाँ पर +H लग रहा है, तो यहाँ पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर डोनर एबिलिटी कम है, तो ये पहले आ रहा है कि बाद ही आया है। क्लियर हुआ? तो ये आपके आंसर रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसिडिक करेक्टर के बारे में समझ लिया है। आई होप आपको ऑर्थो और मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे किस तरीके से हमें इफेक्ट चेक करना होता है वो आपको आइडिया आ गया होगा। तो बेटा अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और आगे। एसिडिक करेक्टर हम लोगों ने समझ लिया है, अब हम बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि बहुत खास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और कंपैरिजन भी देखेंगे अल्कोहल्स के साथ। चलिए तो अब बात करते हैं हम इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपको किस किस के बारे में पता चलेगा? आपको पता चल जाएगा एक सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इनके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर हम लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट पे देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा। चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास है R≡CO और ये O और ये H, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा कैसे होगी? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर हाइड्रोजन, फिर एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे H है, इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल लाओ, तो वाटर के मॉलिक्यूल का O इसके साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है सर। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम H, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कि अगर इसको भी वाटर का H दे दिया जाए। तो इसका मतलब साफ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, खुद आपस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो अभी हम बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं तो इसका मतलब दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन बट स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स ही बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बना पाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड कम हो जाता है। तो बेटा ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। एज ये सभी के लिए बेटा, अल्कोहल में आप बोलते हो ना अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हम याद कर लेते हैं अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन कल के दिन हमसे कोई बोले हेक्सेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हम कहेंगे नहीं है यार वहाँ पर, या वहाँ पे कम है, ऐसा हम बोलेंगे। तो इसका मतलब एज नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप यानी कि नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपने। किसी के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसके सारे कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते होंगे। तो स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, तो आप बोलेंगे सर वो सॉल्युबल है। इवन एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं। इसका पहला मेंबर जो है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बड़े बेंजीन ग्रुप की वजह से, हिंड्रेंस की वजह से, नंबर ऑफ कार्बन चेन ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इनफैक्ट कोल्ड वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होता है, बट हीट करने पर, सॉरी, अगर आप थोड़ा सा वार्म वाटर लेंगे तो वहाँ पर ही सॉल्युबिलिटी दिखा देता है। तो कोल्ड वाटर में तो फिलहाल
नहीं दिखा रहा होता है। क्लियर हुआ? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया आपने। तो आपसे कोई बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, आंसर इज यस कि सर यस, कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड OH ग्रुप, दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। क्लियर? दूसरा सवाल, क्या सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। रीज़न कि सर कार्बन चेन बढ़ जाती है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ जाते हैं जो वाटर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाता है। क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के? आंसर इज नो। इनफैक्ट पहला मेंबर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया क्लियर सॉल्युबिलिटी। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए हमें वाटर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको एक बॉटल कार्बोक्सिलिक एसिड ला के दे दिया, अब मैं जानना चाहता हूँ उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो आप चेक करेंगे कि सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे रहता है। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनको बॉईल करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ दूसरा कार्बोक्सिलिक, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ इसको, इसके साथ हम दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाएंगे। तो ये है हमारे पास बेटा RC डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, ये एक RCOH है। अब हम दूसरा RCOH बनाते हैं। देखिए बेटा साफ नज़र आ गया होगा कि सर ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, तो ये तो एक बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है और मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाता है। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़कर जब हमें मिलते हैं तो एसोसिएशन भी बोलते हैं, और अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइमर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। वाटर के साथ तो दिखाई रहते हैं, आपस में और अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, डाइमर बनाते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें सॉलिड स्टेट में मिल जाती है, इनकी लिक्विड स्टेट में मिल जाती है, इवन इन गैस फेज। अगर इन्हें आपने उड़ा भी दिया बॉईल करके तो ये ऊपर भी ऐसे ही चले जाएंगे। इस बात का एविडेंस है हमारा क्लास 12th का 2nd चैप्टर सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एबनॉर्मल मोलर मास, है ना, एसोसिएशन आता है तो मोलर मास में चेंजेस आते हैं, तो ये प्रूफ है उस बात का। ठीक है ना? तो क्या है कॉन्सेप्ट कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो अब अगर हमें इन्हें बॉईल करना है तो बेटा इनके बीच के इंटरेक्शंस हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ में ऊपर जाएंगे। तो अगर इंटरेक्शंस स्ट्रांग होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए। और ये बात भी ठीक है कि मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आगे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कम हो जाएगी। आप ऐसा नहीं बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गई, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। आगे को मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन एक तरह के कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस को कंपैरिजन करना है कि दो कंपाउंड मैंने आपको दिए और दोनों के मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक में नहीं है। सेम मॉलिक्यूलर मास है और एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक में नहीं है, तो जिसमें है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्लियर हो गया? तो कंपेरिकल मॉलिक्यूलर मासेस वाले कंपाउंड्स को ही कंपैरिजन किया जा रहा होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का 20 कार्बन वाला ले लिया और बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ये 2 कार्बन वाले से, ऐसा नहीं है। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो बॉइलिंग पॉइंट तो हमने यहाँ से देख लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे होते हैं और वो डाइमर बनाते हैं, जिसको हम एसोसिएशन वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो एसोसिएशन की वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये कहानी हुई बेटा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज़ की। अब लास्ट पॉइंट, फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे हम बात कर लेते हैं। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कहना है हमारा, मेल्ट करना किसको है आपको, सॉलिड को। सॉलिड मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर बहुत अच्छी फिटिंग होगी तो क्रिस्टलाइज बहुत अच्छा हुआ होगा, उसको मेल्ट करना डिफिकल्ट होगा। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड क्या कहती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का कहना ये है, उससे हमने ऑब्जर्व किया कि इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है
एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो होती है हमें लोकेशंस बता देती हैं एटम्स की। तो उसमें उन्होंने देखा कि इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में वो प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से ही कहा गया कि 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये ट्रांस पोजिशन पे है, तो इनके बीच में रिपल्शन कम है, तो ये बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा क्रिस्टल में, ये कहा जाता है। और ऑड वाले में अगर हम इसे बनाएं तो CH3 CH2 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 COOH, तो यहाँ पे COH और CH3 दोनों नीचे साइड आ गए हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये क्रिस्टल में बेस्ट फिट होगा और ये क्रिस्टल में उतना अच्छा फिट नहीं हो पाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे चीज़ें बताई गई। आगे जाके ये भी थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाती है, तो उतना ज़्यादा भी सीरियसली नहीं ले लेना है कि हमेशा यही रहेगा, जैसे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बोला, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में बेटा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं कि ऐसा हो रहा है यहाँ तक, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो हम ज़बरदस्ती अपनी थ्योरी को थोप नहीं देंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों पे घर वाले कुछ चीज़ें बोलते हैं, अप्लाई करते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा के लिए, तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से आप लोगों को हैंडल करते हैं। आप लोग भी ऐसे करते हैं सिचुएशंस को, है ना, हमेशा एक ही रूल से पूरी लाइफ थोड़ी चला देते हैं। तो बेटा ये कहानी है हमारे पास। तो अगर मैं छोटा सा बस 2 लाइन्स में सारी चीज़ें बोलना चाहूँ, ठीक है, अब काउंट मत करने लग जाना 2 लाइनें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी है कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर की। तो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Pk इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करना है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चेक करोगे। इंडक्टिव इफेक्ट सभी जगह चेक करा जाएगा और वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, हेलोजेंस को छोड़कर। उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट का भी थोड़ा आइडिया दे दिया है मैंने। फिर उसके बाद आपने देखा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि वाटर के साथ कोई अगर अच्छी बॉन्डिंग बनाता है तो वो सॉल्युबल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं, बट स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स ही ऐसा कर पाते हैं, इसलिए स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स सॉल्युबल होते हैं, बट आगे के मेंबर्स नहीं होते हैं। एरोमेटिक में बड़ी चेन होने की वजह से एक बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, तो जिस वजह से पहला मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी कि बेंजोइक एसिड ही कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी फिर इंक्रीज होने लग जाती है। फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और डाइमर बनाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ने से ये भी कम हो जाएगी। इवन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर वाली सिचुएशन जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हमें देखने को मिल जाती है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी हमें बताती है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन्स वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।